शादी की रात मैं घूंघट ओढ़े दुल्हन बनी बैठी थी और मेरे लिए क्यामत की रात थी, क्योंकि मेरे भाई ने मेरी शादी एक बूढ़े शख्स से करवा दी थी। और जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो ये देखकर मेरे औसान ही खता हो गए कि उस बूढ़े शख्स की जगह कोई और ही मेरे नाना शहर के अमीर आदमी थे और उनकी काफी जायदाद थी। उनके दो ही बच्चे थे। मेरी अम्मी शादीशुदा थी और मामू अभी जेरे तालीम थे। नानी वफात पा चुकी थी। नाना अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अम्मी और मामू के नाम कर गए थे। जब मेरी अम्मी की शादी हुई, वो ब्याह कर लाहौर आई, जबकि मामू कराची में मुकीम थे और तालीम हासिल कर रहे थे। जब उन्होंने तालीम हासिल कर ली तो नाना अब्बू को उनकी शादी की फिक्र हुई। नानी चूंकि हयात न थी, इसलिए नाना जान ने अम्मी से कहा कि अब तुम ही भाई के लिए कोई अच्छी लड़की देखो। अम्मी लड़की की तलाश में थी। मेरे मामू निहायत ही खूबरू नौजवान थे और साथ में दौलत और जायदाद के मालिक भी। खानदान की कई लड़कियां उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी। अम्मी भी अपने अगलौते भाई के लिए कोई चांद सी भाभी की तलाश में थी। उन्होंने 3-4 लड़कियां देखी, मगर वो उनको न भाई। एक जगह वो रिश्ता देखने गई तो ये लड़की उनको बड़ी पसंद आई। लड़की बेहद खूबसूरत और अमीर खानदान की थी। अम्मी ने लड़की वालों से कहा कि आप लोग भी आकर हमारा लड़का देख लेना। हम अगले ही दिन जब मामू को फोन किया तो वो कहने लगे, आपा मैंने आपको एक बार पहले भी मना किया था कि मेरे लिए लड़की तलाश न करो। अम्मी ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैंने खुद अपने लिए लड़की ढूंढ ली है और शादी भी कर ली है। मैंने अभी तक आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि अभी ये बात मैं वालिद साहब को भी नहीं बता सकता। मुझ में हौसला नहीं है। आप किस तरीके से उनको बता दे। अम्मी को बड़ा दुख हुआ कि भाई ने खुद ही शादी कर ली थी, जबकि उनके और नाना के दिल में अपने अकलौते बेटे की शादी को लेकर बड़े अरमान थे। अम्मी अपने भाई के लिए किसी बड़े खानदान की भाभी लाना चाहती थी, लेकिन मामू ने तालीम के दौरान ही लड़की पसंद कर ली। अम्मी को दुख इस बात का भी था कि जिस लड़की को मामू ने पसंद किया वो एक मामूली से खानदान से थी और शक्ल सूरत की भी मामूली सी थी। अम्मी भाभी को देखने कराची गई, मगर बुझ कर रह गई। वो लड़की किस कदर मामू के साथ जचती ही ना थी। मुम्मा ने मेरी माँ को खुश करना चाहा और खातिरदारी भी की, काफी खुशामदे की, मगर माँ को ये भाभी पसंद ना आई क्योंकि उनके जहन में कुछ और ही किस्म की भाभी बसी हुई थी, जैसे कि वो खुद पसंद कर चुकी थी। अम्मी ने लाहौर जाकर नाना अब्बू को बताया कि आपके अकलौते साहबजादे ने एक मामूली से घराने की बदशक्ल लड़की पसंद की है, जिसका न कद काठ है और ना ही उसका रंग रूप है। इससे अच्छी शक्ल की तो हमारी नौकरानियां हैं। विक्की ने तो बस गजब ही ठाया है। मेरी मुमानी का रंग गहरा सांवला था। अम्मी नाना अब्बू से कहने लगी कि अब आप देख लेना, आपकी सारी दौलत और जायदाद लड़की वाले आपके बेटे से हथिया लेंगे। उन्होंने जरूर विक्की की दौलत की लालच में उससे जादू करवाकर ये शादी करवा ली है, वरना विक्की और उस लड़की का कोई जोड़ ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, क्या विक्की अंधा हो चुका था? चलो खानदान जैसा मर्जी भी होता, मगर लड़की तो अच्छी होती। नाना अबू जो पहले ही बेटे की वजह से काफी परेशान थे, जब बेटी के मुंह से ऐसी मायूस कुन बातें सुनी तो उनके लबों से बस यही अल्फाज निकले कि इंसान अपनी सवारी के लिए घोड़ा भी खरीदे तो नस्ल देख कर लेता है, मगर मेरे सपूत ने क्या किया? अब मेरे पोते पोती किस तरह के होंगे और कैसे लोगों को नाना और मामू कहकर पुकारेंगे? अम्मी को चाहिए था कि वो अपने वालिद को तसल्ली आमेज बातें कहती, क्योंकि पसंद की शादी कोई जुर्म नहीं है। फिर पढ़ी लिखी लड़की और सुघर थी। खानदान गरीब जरूर था, मगर वो लोग मजहब और तालीम याफ्ता थे और इसी वजह से मामू ने वहाँ शादी का फैसला कर लिया था। और नाना अब्बू को इसलिए ना बताया कि बताते तो फिर नाना उनके वहाँ शादी करने ही ना देते। वो किसी जमींदार घर की बहू लाना चाहते थे, क्योंकि खुद भी वो एक जमींदार थे। खैर ये सदमा नाना को ले बैठा और वो बहू का दीदार करने से पहले ही चल बसे। जब उनके इंतकाल की खबर मामू को हुई तो वो अपनी दुल्हन के साथ आए और फिर वालिद की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत की और फिर चंद दिन रहकर वापस कराची चले गए। जितने दिन मामू रहे, अम्मी भी नानी के घर रहीं। इस दौरान अम्मी को अपनी नई भाभी से मेल मुलाकात का मौका भी मुयस्सर आया। तब उनको पता चला कि वो जिसको मामूली घराने की मामूली लड़की कह रही थी, वो कितनी तालीम याफ्ता और महज़्ज़िब लड़की है। जाहिर है कि तालीम इंसान की शख्सियत पर गहरा असर डालती है। जहाँ सारा खानदान तालीम याफ्ता हो, वहाँ तहजीब भी फलती फूलती है। मुमानी ने चंद ही दिनों में मेरी अम्मी का दिल जीत लिया।
جاتے وقت ماموں نے امی سے کہا کہ آپا آپ عمیرہ کو مجھے دے دیں، ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ جب میں آفس ہوتا ہوں تو پیچھے کشف گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، عمیرہ کے ساتھ اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ امی نے اجازت دے دی اور یوں ماموں ممانی مجھ کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے۔ بتاتی چلوں کہ میری امی میرے ماموں سے کافی بڑی تھی اور ان کی شادی بھی کافی پہلے کی ہو چکی تھی۔ ہم 3 بھائی اور میں ایک بہن تھی۔ میرے 2 بھائی مجھ سے کافی بڑے تھے اور پھر میں اور میرا بھائی عادل پیدا ہوئے۔ میرے ابو کی وفات اس وقت ہو گئی تھی جب ابھی میں 5 برس کی تھی۔ جن دنوں میں ماموں کے پاس گئی میں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ میرا سب سے بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور میری بڑی بھتیجی مجھ سے 4-5 سال ہی چھوٹی تھی۔ ممانی نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ ان دنوں ماموں جان PECHS میں کرائے کی کوٹھی میں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کوٹھی خرید لی۔ میں صرف چھٹیوں میں امی کے پاس لاہور آتی، جبکہ زیادہ تر ماموں کے گھر ہی رہتی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تو ماموں نے مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ اسی اسنا میں خیر سے چھوٹے بھائی نے بھی میٹرک کر لیا۔ وہ مجھ سے 2 برس ہی چھوٹا تھا۔ امی نے ماموں سے کہا کہ یہاں یہ صحیح تعلیم فوکس نہیں کر رہا، ہر وقت دوستوں کی محفل میں لگا رہتا ہے۔ بڑے بھائی اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو توجہ دینے والا کوئی نہیں۔ تم اسے اپنے پاس بلوا لو تاکہ تمہاری نگرانی میں یہ اچھے سے پڑھ سکے اور اس کی یہاں والی دوستیاں بھی ختم ہو۔ یوں میرا بھائی عادل بھی ماموں کے پاس آ گیا اور یہاں ایک اچھے کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ ماموں جان نے بہت جلد کراچی میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا اور اب وہ کامیابی سے کاروبار کر رہے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا انہوں نے میرے لیے ایک نئی گاڑی خرید دی تاکہ میں آسانی سے کالج آ جا سکوں۔ اب میں BSc میں تھی، بھائی FSc میں پڑھ رہا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے گھر میں آ کر بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ممانی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ خدا نے ان کے پہلے ایک بیٹی اور بعد میں بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ بچے ہماری جان تھے اور ہمیں بہت پیارے لگتے تھے۔ کالج سے آ کر میں کھانا کھاتی، کچھ دیر آرام کرتی، پھر ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی یا کبھی ان کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کروانے کے لیے لے جاتی۔ میں نے یہاں آ کر ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی۔ ان دنوں مجھے کالج کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ بہار کے دن تھے، میں اور بھائی صبح سویرے پارک میں سیر کو نکل جاتے تھے۔ عادل تو جاتے ہی دوستوں کے ہمراہ فٹ بال کھیلنے لگ جاتا اور میں پارک میں خوب چکر لگاتی۔ جب میں پارک کے 2 چکر لگا لیتی اور تھک جاتی تو پھر مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی۔ انہی لمحات میں اکثر میرا سامنا ایک ایسے نوجوان سے ہونے لگا جو وہاں واک کرنے آتا تھا۔ اس کا میرا بار بار آمنا سامنا ہوتا، آنکھیں ملتی اور پھر جھک جاتی۔ ہم خاموشی سے اپنے اپنے راستوں پر چل کر پھر آمنے سامنے آ جاتے۔ ایسا کافی دن تک ہوتا رہا۔ وہ اجنبی نوجوان نہ تو مجھے مخاطب کرتا، لیکن ایسا ضرور لگتا تھا کہ اس کی نگاہیں بھی مجھے ہی تلاش کرتی ہیں۔ 1 ماہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے بھی اس اجنبی نوجوان کے باعث اب پارک میں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن چونکہ میں مخصوص بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس خوبصورت اجنبی نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میرا آپ سے تعارف ہو جائے۔ دل سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی، مگر نخوت سے میں نے برا سا منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ اس اجنبی سے جب سامنا ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتا، جبکہ میں نیچے جا رہی ہوتی تو وہ اوپر جنگلے سے مجھے دیکھنے آتا جاتا۔ جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی، کالج کی چھٹیاں ختم ہو گئی۔ اب میرا پارک جانا بند ہو گیا، مگر اب مجھے اس اجنبی کی یاد بری طرح ستانے لگی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں اور اس کو دیکھوں کہ وہ ابھی وہاں واک کرنے آتا ہے یا نہیں، مگر اب تو کالج جانا ہوتا تھا۔ چھٹی کے روز بھی جب بھائی سو رہا ہوتا تو میں دل پر قابو نہ رکھ پاتی اور گاڑی نکال کر اکیلے ہی پارک چلی جاتی۔ وہ اب بھی نظر آتا، مگر میں تھی ہی اتنی سنگ دل کہ مواقع ملنے کے باوجود اس سے گھل مل نہ سکی۔ جب سامنا ہوتا تو منہ دوسری طرف پھیر لیتی اور یوں ظاہر کرتی کہ جیسے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید کہ یہ میری فطری شرم و حیا تھی جو مجھ کو اس نوجوان سے بات کرنے سے روکتی تھی۔ اس کا کافی دنوں تک میں نوجوان کو نہ دیکھ پائی۔ دل بھی کافی بے چین تھا۔ ایک دن جبکہ میں اپنے ماموں کے بیٹے کو گود میں لیے گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ وہ اجنبی نوجوان مجھے اپنے کسی دوست کے ساتھ سامنے آتا دکھائی دیا۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اس سے بات کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر دھڑ سے گیٹ بند کر دیا۔
हालांकि इस हरकत का बाद में मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि ना तो मुझे उसका नाम का पता है और ना ठिकाने का। ये अजनबी जो मेरे दिल में बस गया है, अगर ऐसे ही कभी खो गया तो मैं उम्र भर भी उसको तलाश न कर सकूंगी। और वही हुआ जिसका डर था। जब मैं पाक जाती तो वो नौजवान मुझे नजर न आता। 3 महीने गुजर गए, मगर वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। मेरा दिल भी अब बहुत बेचैन था। मैं जितना उसको भुलाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझे याद आने लगता। अब उसका ख्याल दिन रात मेरे साथ रहने लगा, और वो मुझको दीमक की तरह चाटने लगा कि कब कैसे कहाँ मैं उसको देख पाऊंगी। हालांकि मैं इस सब बातों की खुद ही जिम्मेदार थी, मगर अब उसके खो जाने का दुख मुझे चैन न लेने देता था। मैं अब रोज उससे मिलने की दुआ जरूर करती थी, और दिल में अहद कर लिया था कि अब के मिल गया तो बात जरूर करूंगी और उसका नाम और पता जरूर पूछूंगी। बीएससी के पेपर देने के बाद मैं फारिग थी। अम्मी से मिले भी काफी दिन हो गए थे। मैं उनके पास लाहौर जाने का सोच रही थी। एक दिन इसी सिलसिले में अपने मामू के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। ये मेरी वालदा के मरने की खबर थी, और मैं इस खबर के मिलते ही बेहोश हो गई। जब होश आया तो फौरन लाहौर चली गई। मामू मुमानी भी साथ थे। जब घर गए तो सब उदास और परेशान थे। हर तरफ सन्नाटा था। यकीन ही ना आता था कि मेरी वालदा फौत हो गई है। न कभी हमें यह पता चला कि अम्मी बीमार है, और फिर अचानक उनकी मौत की खबर। मुझे तो यूं लगता था जैसे अम्मी मरी नहीं है, बल्कि उनको मारा गया है। मैं अपनी भाभीियों को भी जानती थी कि वो किस कदर लालची औरतें हैं, खास तौर पर मेरी बड़ी भाभी। मैं जब 3 माह कबल अम्मी के पास लाहौर मिलने के लिए आई थी, तो एक रोज जब मैं अम्मी के पास बैठी, तब मेरी भाभी कमरे में आई और कुछ गोलियां लाकर माँ को दे दी। मैंने अचानक ही पूछ लिया कि ये किस किस्म की गोलियां हैं। तो भाभी ने कहा कि अम्मी की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, और हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे, तो डॉक्टर ने ये गोलियां खाने को दी हैं। वही मैं अम्मी को खिला रही थी। और मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि गोली खाने के बाद अक्सर अम्मी की तबीयत कुछ खराब हो जाती थी, कि जैसे उन पर गनुदगी सी तारी रहती। वो हर वक्त सोई ही रहती थी। मैंने जब ये सब देखा तो अम्मी को ये गोलियां खाने से मना किया, मगर न जाने क्यों भाभी किसी तरह उन्हें ये गोली खिला देती थी। वो कहती थी कि ये गोलियां डॉक्टर ने ही दी हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि इसके खाने के बाद इन पर कुछ गनुदगी तारी हो सकती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तबीयत खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। भाइयों ने भी मुझे यही बताया, तो मैंने यकीन कर लिया। वो उनकी भी माँ थी, आखिर उन्हें भी तो उतनी ही अजीज थी जितनी कि मुझे। एक हफ्ता बाद मुझे वापस आना पड़ा। मेरे पेपर थे और मैं कराची चली आई। यूं मेरी माँ, जो अच्छी भली थी, कुछ ही अरसे में अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद कि भाभी की अम्मी को रास्ते से हटाने की वजह उनकी दौलत ही थी। वो जायदाद जो नाना जान की तरफ से उनके हिस्से में आई थी, और वो रुपया जो मेरी माँ के नाम बैंक में जमा था, इस दौलत ने उनको इस दुनिया में चैन से न रहने दिया था। अम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी, मेरी बेटी उमेरा की शादी बहुत धूमधाम से होगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये बात मेरी भाभी को बहुत बुरी लगती थी। यूं मेरे सालाना इम्तिहान के चंद दिन बाद ही माँ इस दुनिया को छोड़कर अपनी असल आरामगाह की तरफ चली गई, और मैं उनको ढूंढती रह गई। मैं तो पहले भी ज्यादा वक्त उनसे दूर ही रही थी, और जब उनके पास रहने का वक्त आया तो वो मुझे नसीब ही ना हुआ। अब मैं अपने भाइयों के पास रहने लगी। अम्मी की वफात के कुछ दिन बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं जब उनका ये रवैया देखती तो मुझे हैरत होती। मेरी अम्मी को फौत हुए अभी 2 हफ्ते भी ना गुजरे थे, मगर ये लोग कितने खुश हैं। मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा न लग रहा था। मैंने अपने मामू के पास कराची जाना चाहा, तो भाभी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम उस शादी में शिरकत नहीं करोगी? मैं हैरान रह गई कि माँ का तो अभी 40वां भी नहीं हुआ, और ये लोग बेटी की शादी में मसरूफ हैं, जबकि वो अभी बहुत कम उम्र थी। बहरहाल फिर इतनी ही धूमधाम से मेरी भतीजी की शादी हुई कि जितनी धूमधाम से माँ ने मेरी शादी का सोचा था। हालांकि अभी फरवा की उम्र 17-18 बरस थी। जब मैंने भाभी से पूछा कि आपने अम्मी की 40वें से पहले ही शादी की तारीख क्यों रख दी, कुछ देर तो इंतजार कर लेते। मगर भाभी ने आगे से मुझे काफी रूखा सा जवाब दिया, हमने तो शादी की तारीख पहले ही तय कर दी थी, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं। अगर मजबूरी है, बेटी को रुखसत भी तो करना है, और न जाने वालों ने जाना ही था। शादी अब हो या 2 माह बाद हो, क्या फर्क पड़ता है।
मैं यहाँ बिल्कुल नजरअंदाज कर दी गई। सब बस अपनी ही खुशियों में मगन थे, मगर किसी को कोई परवाह न थी कि अकलौती बहन कैसी है। बड़े भाई को बस अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी, मगर मेरी फिक्र न थी, हालांकि मैं फरवा से बड़ी थी। बहरहाल कुछ दिन गुजरे और मेरा दिल यहाँ ना लगा था। मैंने भाइयों से कहा कि मुझे कराची मामू जान के पास वापस पहुंचा दे। कहने लगे कि अब तुम्हारा कराची में क्या रखा है, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है और बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी कर देनी है। मैं हैरत ज़दा हो गई। कहाँ और किससे मेरी शादी करनी है, मैंने हैरान होते हुए पूछा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैं बार बार उनसे पूछती, मगर वो ये नहीं बताती थी। फिर मुझसे बगैर पूछे ही मेरा रिश्ता तय होकर मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। आखिर एक रोज ये भेद खुल गया कि लड़का भाभी का रिश्तेदार है, मगर 45 साल का है, पहली बीवी और बच्चे भी हैं, और दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई कि आखिर मेरे भाइयों को क्या हो गया है कि ऐसे आदमी से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने जब बगावत करनी चाही तो मुझ पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। भाई अब मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि मैं किसी पंछी की तरह यहीं पर कैद होकर रह गई थी। और जिस शख्स से मेरी शादी हो रही थी, उसने कहा कि बेशक आप इसको जायदाद में से कोई भी हिस्सा ना दे, बस ये लड़की मुझे दे दे। और यही वजह थी कि मेरे भाई और भाभियां मेरा यहाँ रिश्ता कर रहे थे। मैंने मामू से बात करनी चाहिए, मगर ना कर पाई। एक मुलाजिमा हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती थी और भाभी भी पहरेदारी करती। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझको माया बिठाना था, मगर मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ न था। मैंने बार बार भाई से पूछी थी क्या मेरे मामू और मुमानी भी मेरी शादी पर नहीं आएंगे। वो जवाब देती कि हमने उनको बुलाया है, अगर आना होगा तो आ जाएंगे। माया के एक दिन बाद ससुराल से मेरा जोड़ा और चूड़ियां आई। ससुराल से जो लोग आए उनमें कुछ औरतें भी मुझे देखने आई। उनमें इत्तेफाक से मेरी एक सहेली भी आई, जो बचपन में मेरे साथ स्कूल पढ़ती थी। ये दुल्हा के कजन की बेटी थी। वो नहीं जानती थी कि मेरी शादी इनके खानदान में हो रही है। वो मुझे देखकर शशदर रह गई और मुझसे पूछने लगी, उमेरा, कि तुम इस शादी से खुश हो? और वहां दूसरी औरतें भी मौजूद थी, इसलिए मैं खामोश रही। जब वो औरतें उठकर बाहर चली गई तो मैंने अपनी सहेली को वहीं बैठे रहने का इशारा किया। मैंने उसे बताया कि मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो रही है? मैंने कहा, हाँ, ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। उमेरा, मैं तुमसे कभी भी ये सब न कहती, मगर तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो 45 साल का बूढ़ा है, और उसके तो पहले ही बीवी बच्चे हैं। न जाने क्यों तुम्हारे घर वाले तुम पर ये जुल्म कर रहे हैं। और मैंने उसके सामने सारा माजरा बयान कर दिया और मामू का फोन नंबर भी दिया कि किसी तरह उनको इत्तला कर दो कि उमेरा की जबरदस्ती शादी हो रही है। वो खुद बहुत रंजीदा दिल के साथ मेरे पास से उठी। उसने फौरन ही जाकर मामू को फोन किया और सारा अहवाल बताया। बजरिया हवाई जहाज मामू मुमानी अगले दिन ही पहुंच गए, और उन्होंने आते ही एक हंगामा बर्पा कर दिया कि तुम लोगों को उमेरा की शादी करने की जुर्रत भी क्यों कर हुई, और वो भी मुझे मुतला किए बगैर, जबकि ये मेरी बेटी है और मेरी बहन की। मेरी बहन इसे मुझे सौंप कर गई थी। जब मैंने मामू और मुमानी को देखा तो जैसे मेरे अंदर जिंदगी की रूह फूंक दी गई। मैं दौड़कर मामू और मुमानी के गले लग गई और खूब फूट फूट कर रोई। मामू चिल्ला रहे थे कि एक शादीशुदा बूढ़े से तुम लोग अपनी अकलौती बहन की शादी कर रहे हो। तुम लोग कैसे भाई हो? आखिर तुम लोगों ने ये क्या सोचकर ऐसी घटिया हरकत की है? अब मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम सब लोगों को थाने में बंद करवाऊंगा। मामू का बड़ा रौब था, मगर भाई भी आगे से बोलने लगे कि ये हमारी भी बहन है। हम सब ने सोच समझ कर ही आखिर इसकी शादी कर रही है। हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं, बल्कि सगे भाई हैं। हम जहाँ चाहे और जिससे मर्जी चाहे इसकी शादी कर दें। मामू कहने लगे कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम लोग ये शादी करवाते हो। मामू ने अपने तौर पर ये रिश्ता खत्म करा दिया और जायदाद के कागज मांगे, मगर मेरे भाइयों ने अम्मी की जायदाद अपने नाम करवा ली थी। सिर्फ एक मकान मेरे नाम पर था, जिसके कागजात मामू को दिए गए, और वो यही मकान था जिसमें मेरे भाई और भाभी रहते थे। मामू ने कहा कि अभी के अभी ये मकान खाली करो, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा, और वो मकान उनसे खाली करवा लिया गया। मामू मुझे लेकर हमारे एक रिश्तेदार के घर आ गए। 3 दिन बाद मेरा निकाह की तारीख रख दी गई। मामू ने कहा कि मैं अपने किसी जानने वालों में उमेरा की अब शादी करूंगा। 3 दिन बाद मुझे दुल्हन बना दिया गया, और यूं हमारे चंद रिश्तेदार जो कि मामू के साथ थे, उनकी मौजूदगी में ही
मेरा निकाह होना था। निकाह के दिन 5 लोग दुल्हा वालों की तरफ से भी दुल्हा के हमरा आए थे। अभी निकाह होने ही वाला था कि मेरा भाई वहां पहुंच गया और साथ ही उस बूढ़े दूल्हा को भी ले आए कि उमैरा का निकाह इसी से होगा जिससे हमने उसका रिश्ता किया है। न जाने उन लोगों ने मेरे भाई को कैसा लालच दिया था कि वो उसी से ही मेरी शादी करवाने के दर पे थे। अर्ज काफी हंगामा हुआ। मामू जिन लोगों को निकाह के लिए लाए थे वो भी हक्का बक्का ये सब देख रहे थे। दो दो दुल्हा थे और मैं दुल्हन बनी गुमसुम बैठी थी। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गई और फिर मुझे कुछ होश ही ना रहा। जब होश आया तो मैं कुछ संभली। मौलवी साहब भाई और मामू के हमरा अंदर आए। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा निकाह होने वाला है। मामू भी मेरे साथ थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा दिमाग सुन था और जिसमें जैसे कोई हिम्मत ना थी। मौलवी साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कबूल है कह दिया। निकाह के बाद मेरे भाई ने फिर आकर मेरे सर पर हाथ रखा और मैंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और इस तरह मैं रुखसत हो गई और ससुराल आ गई। मुझे सजे सवरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी मगर मेरा दिल था कि अंदर से बेतहाशा रो रहा था। ये मेरे अपने सगे भाई थे जिन्होंने मुझ पर ये जुल्म का पहाड़ तोड़ा था और मेरे मामू जिन पर तो मुझे किस कदर भरोसा था वो भी क्या मेरे भाइयों की बातों में आ गए हैं। आखिर क्यों वो इस बूढ़े शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवाने पर आमादा हो गए हैं। शायद कि वो खुद भी मजबूर हो गए थे। मुझे अपने वालिदैन आज बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। काश कि मैं यतीम न होती तो आज मुझ पर यह जुल्म न टूटता। मुसलसल रोने की वजह से मेरे सिर में शदीद दर्द हो रहा था। मेरा बस न चलता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और उस शख्स से जिसने मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती बारात लाकर मुझसे शादी की थी उसके साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मैं यही सब सोचते सोचते मुसलसल रो रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कदमों की आहट मुझे सुनाई देने लगी। मेरा दिल था कि बस मरा ही जाता था। फिर वो मेरे सामने आकर बैठ गया। जब मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा घूंघट उठाने लगा है तो मेरा दिल चाहा कि उसका हाथ झटक दूं मगर फिर खुद को काबू में किया कि न जाने ये जालिम इंसान मेरा क्या हशर करे। मेरी भलाई इसी में है कि अभी तो इसे बर्दाश्त करूं। जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उसकी तरफ न देखा और खुद पर काबू ना रखते हुए नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। फिर एक खूबसूरत सी आवाज मेरे कानों से टकराई कि इधर तो देखिए मेरी तरफ। और जब मैंने उसकी जानिब देखा तो जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। वहां कोई बूढ़ा दुल्हा न था बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा था और वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं हैरत ज़दा हो गई। खुशी और अनबसात से बस शादी मर्ग नहीं हो गई थी वरना मेरा दिल अपने जीवन साथी की सूरत देखते ही धड़क धड़क कर जैसे बाहर आने लगा था। और ये मेरा जीवन साथी कौन था? वही पाक में नजर आने वाला अजनबी जो खुद मुझसे तारुफ चाहता था। कभी कभी अल्लाह ताला दिल की मुराद किस कदर पूरी फरमाते हैं मेरे तो वहम गुमान में भी न था कि जिससे एक मुलाकात के लिए मैंने कितनी दुआएं की थी वो आज पूरी जिंदगी के लिए मेरा होकर मेरे रूबरू बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरे दुल्हा ने बताया कि उसको मेरी शराफत और हया इतनी पसंद आई कि उसने मेरे मामू से राब्ते का कोई वसीला निकाल लिया और बाकायदा रिश्ता मांगा। मैं इन दिनों लाहौर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़की हमारी लड़के को पसंद है, आप रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बाकी हम लड़की बाद में देख लेंगे जब वो कराची आएगी। लड़के के वालिदैन भी शरीफ घराने के थे और खुशहाल थे। काफी जांच पड़ताल के बाद मामू को यह रिश्ता मेरे लिए हर लिहाज से मौजू लगा और उन्होंने कबूल कर लिया और मंगनी लड़की को देखने के बाद करने को कहा। और अब जब मैं अपने दुल्हा को देखा तो बस देखती ही रह गई। यही सच है कि दुआ और सब्र का सिला इंसान को ज़रूर मिलता है। मैंने भी बस यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे इस शख्स से जायज़ तरीके से मिला दे जो कि मेरे दिल में बसा हुआ है। और आखिरकार वो मेरा हो गया। यूँ मेरी उसके साथ इज्जत से शादी हो गई और मैं रोमांस के रोल में पड़ने से बच गई। अब मैं बताती चलूं कि मेरी फहद से शादी कैसे हुई। उस रोज़ जब मामू मुझे भाइयों के घर से हमारे रिश्तेदारों के घर लेकर आए तो उन्होंने फ़ोन पर फहद और उसके वालिद को तमाम हालात से आगाह कर दिया था और उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द उमैरा का निकाह कर देना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप 3 दिन बाद लाहौर आ जाए उमैरा और फहद के निकाह के लिए। और फहद के वालिदैन के लिए फ़ौरन ये सब करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था।
اور انہوں نے اس کی دھوم دھام سے شادی کے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر فہد نے والدین کو مجبور کیا کہ وہ بس مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ وہاں نہیں گئے تو اس کے گھر والے اس کا نکاح کہیں اور کروا دیں گے۔ اور یوں بیٹے کی ضد کے آگے وہ لوگ 3 دن بعد نکاح کے لیے لاہور آ گئے۔ ادھر نکاح کے روز بھائی لوگ بھی بضد تھے کہ میرا نکاح ان کی مرضی کے شخص سے ہی کیا جائے گا، لیکن ماموں ایسا نہیں ہونے دے رہے تھے اور میری شادی فہد سے ہی کروانا چاہتے تھے، اور اس لیے ماموں نے دھمکی دی کہ میں ابھی ابھی پولیس کو بلواتا ہوں، تم لوگ ایسے کبھی نہیں مانو گے۔ اور میرے بھائی تو اس دھمکی سے بھی نہ ڈرے تھے، وہ کہنے لگے کہ بلا لے پولیس کو، میں بھی پولیس کو کہہ دوں گا کہ ہم اس کے بھائی ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں، اس کے سرپرست ہیں۔ دلہا والوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے خود ہی نکاح سے انکار کر دیا اور وہ بھائیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہمیں بلا تو لیا ہے مگر ہمیں بہت زیادہ بے عزت کروایا ہے، اگر ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا کہ وہاں ایسے حالات ہوں گے تو ہم کبھی بھی نہ آتے۔ اور وہ یوں لوگ نکاح کے بغیر ہی پلٹ گئے۔ ادھر جب میرے بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ماموں سے کہا کہ فی الحال میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ عمیرہ کا نکاح جس کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی کر دیں، اور یا وہ خوشی اپنی بہن کو رخصت کر دوں گا۔ اور اسی لیے میرا نکاح فہد سے ہو گیا۔ رخصتی کے بعد وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر لے آئے جو کہ ان دنوں بیرون ملک تھے، اور ان کا یہ گھر خالی تھا۔ ہم لوگ 4 دن اسی گھر میں رہے اور پھر کراچی آ گئے۔ فہد مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جیسے میں تو ان کو پا کر بہت ہی خوش ہوں، اور اس سے بڑھ کر وہ مجھے پا کر خوش ہے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا اپنے بھائیوں اور بھابھیوں سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم میرے ساتھ کرنا چاہا، اگر ماموں نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی گئی ہوتی۔ یہی سچ ہے کہ دولت بہت پرکشش چیز ہے، مگر کبھی کبھی اس دولت کی وجہ سے کسی کی جان اور کسی کی خوشیاں بھی چھین لی جاتی ہیں۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا لالچی اپنوں اور رشتہ داروں سے سب کو بچائے، خاص طور پر ان بے بس لڑکیوں کو جن کے وارث ان کی دولت کی خاطر ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور اپنی لالچ میں ان کی خوشیوں کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔